So start from this question: why Coulomb's attraction is stronger than gravitational attraction in a hydrogen atom? So सबसे पहले ये सवाल इस सवाल से हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है, और चार्ज एट रेस्ट क्या है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस किसे कहते हैं, ठीक है। ये सो just begin with the atom, with a very simple atom, the hydrogen atom. So जिस तरह बिग बैंग के बाद यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई तो सबसे पहले कुछ पार्टिकल्स ने एक न्यूट्रल शक्ल ली, जैसे कि हाइड्रोजन एटम एक प्रोटॉन है और उसके गिर्द कुछ इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन हो तो हाइड्रोजन एटम है। अगर दो प्रोटॉन और एक दो इलेक्ट्रॉन शामिल हो जाए तो हीलियम एटम। इस तरह कुछ एटम्स फॉर्म होते चलेंगे, ठीक है। तो हम एक सिंपलेस्ट केस से शुरू करते हैं हाइड्रोजन एटम के, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि चार्जेस क्या होते हैं और चार्ज एट रेस्ट क्या चीज़ है, ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज़ है। सो वी हैव a nucleus of hydrogen atom where we have a proton and the electron revolve around द प्रोटॉन। सो अगर हम इसका सिंपल मॉडल देखें एटम का, तो एक हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है प्रोटॉन के सराउंडिंग में, ठीक है। सो हम कहते हैं कि एटम इज अ न्यूट्रल। एटम एक न्यूट्रल है और उस पर कोई चार्ज नहीं है, मींस दैट बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव इक्वल चार्जेस, ठीक है। उनका जो चार्ज नंबर है वो इक्वल है। सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम्स, ठीक है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हम डेली लाइफ से लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ज, वह चार्ज और भी मटेरियल्स में होता है और किस तरह चार्ज ट्रांसफर होता है और इसकी शक्ल किस तरह की हो सकती है, कितनी इसकी टाइप्स हैं। तो ये जानने के लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि एक ग्लॉस की रोड लेते हैं और उसको सिल्क के साथ रब करते हैं। सो बाय रबिंग हम एक फ्रिक्शनली यानी फ्रिक्शनल एनर्जी है, ठीक है, हम रब कर रहे हैं, ठीक है। और फ्रिक्शनल एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर सिल्क में चले जाते हैं, सिल्क के पीस ऑफ क्लॉथ में चले जाते हैं। और ये जो रॉड है, गिलास गिलास की जो रॉड है, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो इस ये पॉजिटिवली चार्ज गिलास रोड इसे हम कहते हैं, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम इसी तरह का काम एक एबोनाइट रॉड लें, और यानी कोई प्लास्टिक की टाइप रॉड लें और उसे फर के ऊपर रब करें, ठीक है, तो फ्रिक्शनल एनर्जी से कुछ इलेक्ट्रॉन फर से निकलकर इस रॉड पर आ जाएंगे, तो हम इसे कहेंगे नेगेटिवली चार्ज एबोनाइट रॉड, ठीक है। ये एबोनाइट रॉड है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि एक ग्लास रॉड थी जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक एबोनाइट रॉड थी जिस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो हम फर्दर देखते हैं, अगर हम इसे किसी थ्रेड से हम इसे हैंग कर दें, और ये ग्लास की रॉड है और ये थ्रेड है और ये फिक्स है ऊपर से, और फिर हम एक और ग्लास रॉड इसके पास लेकर जाएं, तो ये यूं कर रोटेट करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो फोर्स है वो ये इससे दूर जाने की कोशिश करती है, तो हम इसे कहते हैं ये, क्योंकि ये सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों रॉड्स के ऊपर एक जैसा चार्जेस थे, हमने तो जब इनको करीब लेकर आए तो इन्होंने दूर जाना शुरू कर दिया। फिर हमने यही काम उस रॉड के साथ किया कि एबोनाइट रॉड ली, उसे गिलास रॉड के पास लेकर गए, तो हमने देखा वो करीब आना शुरू हो जाती है एबोनाइट रॉड के। तो हमने कहा कि जो टू चार्जेस हैं, चार्ज रोड्स हैं, वो उनकी अगर अपोजिट साइन हो तो वो नज़दीक आती हैं, और अगर उनकी सेम साइन हो तो वो दूर जाती हैं, यानी उनके अंदर एक रिपल्जन है और अट्रैक्शन है। सो अट्रैक्शन इन द अपोजिट चार्जेस एंड रिपल्जन इन द सेम चार्जेस, ठीक है। अगर नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो भी रिपल्जन है, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो भी रिपल्जन है। तो इट विल बी accomplished by rubbing two material against each other,
during which the electron will migrate from one substance to the other. So another example, if we comb our hair on a dry day, the way and there is no humidity, so and bring the comb near a small piece of paper, and the comb attract the paper. Why? Why it happens? जब आप इसे कॉम्ब को अपने हेयर में करते हैं ड्राई ड्राई डे में, तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके हेयर से निकलकर कॉम पर आ जाते हैं, और फिर जब कुछ पीस ऑफ पेपर, लाजमी सी बात है वो न्यूट्रल है, उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, तो उनके जो चार्जेस नेगेटिव दूर चले जाते हैं और पॉजिटिव नजदीक आ जाते हैं ड्यू टू अट्रैक्शन। तो इस तरह कुछ जो पीस ऑफ पेपर्स हैं वो इसके साथ स्टिक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, चिपकना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और कुछ दूर रह जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसमें भी हमें पता चलता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये हम सब ये सारी चीजें हम डेली लाइफ में देखते हैं, या फिर हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि वैन ग्राफ जनरेटर्स हैं, तो उसके ऊपर अगर आप हाथ रखते हैं तो आपके बाल एकदम सारे के सारे रिपल्जन उनके अंदर होती है, वो एक दूसरे से दूर होते हैं और ऐसे बिल्कुल स्पाइक्स बन जाते हैं, खड़े हो जाते हैं बाल, ठीक है। So it's a generator invented by the American physicist Robert Van de Graaff. So it uses a moving bell that accumulates charge on a hollow metal structure designed like a globe. Okay? So placed on the top of the column that is insulating in nature and thus creating a very high potential in order to of a few million volts. So the result is very large electric field that is used to accelerate charged particles. ठीक है, तो ये इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इससे हमें बात समझ में आती है कि कुछ चार्जेस हमारी बॉडी से निकलते हुए हमारे बालों तक पहुंचते हैं, और जो उनके अंदर एक उनकी फील्ड्स की वजह से जो कि चार्ज एक जैसा है तो वो एक दूसरे को रिपल्शन होती है, एक दूसरे को दूर करते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की। तो अगेन हमारा क्वेश्चन वो होता है कि व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज जो है वो एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर मैटर है, ठीक है, दैट कॉज इट टू फील अ फोर्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। या और सिंपल वे में हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी सब एटॉमिक पार्टिकल की, ये लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, दैट causes to experience a force when placed in an electric field. When you place in an electric field, it experience a force, ठीक है, and magnetic field, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो उस फोर्स की वजह से हम कहते हैं कि ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है। तो उसको फिर कूलम्स ने एड्रेस किया, और कूलम्स लॉ से हम कहते हैं, कूलम्स लॉ में बताता है कि व्हेन वी हैव टू चार्जेस Q1 and Q2, the force of attraction or the repulsion between the two charge bodies is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. So it acts along the line joining the two charges considered to be point charge. Okay? So the force of attraction between two charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the product of to the square of distance between these two charges, which is r. Okay? The square of r and q1 and q2. So this then we combine these two equations. We have a constant here, and the constant k is nothing but 1/4 pi epsilon naught. Epsilon naught here shows the permittivity of free space. This is the constant 8.85 into 10 to the power minus 12. इसका नंबर है, और फिर you can figure it out how the unit is with Coulomb square per Newton meter square, unit of this permittivity of free space. So the force of attraction or the repulsion is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. So this is the interesting equation, because we have the Newton's laws of gravitation, which is I mean F is equal to G। अगर आपको याद हो तो हम इसे ग्रेविटी वाले चैप्टर में देखते हैं। The force of attraction between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, and G is the
gravitational constant, which is the universal constant, which is 6.67 into 10 to power minus 11 Newton meter square per kilogram square. ठीक है, तो there are some similarities between these two attractions. These are two forces, but the questions we started from why. मैं दोबारा आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर जाता हूँ. The question is again. Question is why Coulomb attraction is stronger than the gravitational attraction in a hydrogen atom. So अब इस बात को हम एड्रेस करते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है एक हाइड्रोजन एटम में, और ऐसा क्या होता है कि उन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कूलम्स अट्रैक्शन है, which is more greater than the gravitational attraction between these two. और ऐसा क्यों नहीं है कि ये जो एटम की फॉर्मेशन है इसमें कूलम्स अट्रैक्शन के बजाय कोई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती, कोई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से हम इसे काबू कर सकते हैं, हम इसे जोड़ के रख सकते हैं. तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले तो मैं सवाल आपके सामने रख देता हूँ. द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज वीकर देन द कूलम अट्रैक्शन बाय अ फैक्टर ऑफ about 10 to power minus 40. ठीक है, when we get the ratios of these two attraction, we will get the minus 40 and minus 40 times this minus 40 times the Coulomb attraction, the gravity is. So an alternative way of looking at this fact is to estimate the radius of first Bohr orbit of hydrogen atom if the electron and proton were bound by the gravitational attraction. If they are bound from the gravitational attraction, so we'll figure it out. What is the Bohr radius? What is the distance between these two? Obviously, it depends on masses and the square of the distance between them. So, what would be the structure to get the Bohr radius? So, what will be the number, which is obviously not exactly same to the Coulomb attraction? So, let's figure it out. And the result of the first Bohr orbit is given by the relation of R1, which is 4 pi epsilon naught h cut over me, and the mass of electron, and E is the charge of electron, where h cut is the Planck's constant over 2 pi. So epsilon naught is the constant, which is permittivity of free space, and h is the Planck's constant, and mass of the electron is me. The charge of an electron is E, and the mass of the proton is mp, and the R is the radius between the electron and the proton. ठीक है, ये एक डिस्टेंस आ जाता है. So first we write the Coulomb attraction between an electron and proton, which is the charge. Both particles have the same charges. So F is just E square, and the Q times Q is E square, and the charge of the electron, and 4 pi epsilon naught times R square is the distance between these two particles. And the gravitational force of attraction between these two particles is F is equal to gravitational constant mass of these two particles, the product of the mass of these two particles over R square. So the point is, the point is we have this gravitational constant is the constant, which is 6.67 to 10 to power minus 11 Newton meter square per kilogram square. So if the electrostatic force and the gravitational force between an electron and a proton is equal, so we will get some constant from there, and just equate these two forces, and G mp and me over R square and E square over 4 pi epsilon naught R square. Then हमारे पास यहाँ पर R square हम इसे कैंसिल कर देते हैं, और जो E square over 4 pi epsilon naught है ये बराबर हो जाएगा G mp me के. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट उठाकर इधर रख देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ये था हमारे पास E square over 4 pi epsilon naught. ठीक है, तो यहाँ पर E square over 4 pi epsilon naught जो है वो G mp me के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो इसकी जगह हम ये नंबर रख देंगे G mp और me. ठीक है,
सो ये हम इसके साथ रख देंगे तो हमारे पास यहाँ से जो एक्सप्रेशन है वो h ओवर 2 पाई स्क्वायर ऑफ g m p m e स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक m e हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर r के साथ मौजूद है। ठीक है, एक m e ऑलरेडी हमारे पास यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो इसको मैं रीराइट भी कर देता हूँ एक दफा। हमने ये काम किया है कि इसको हमने एच कट ऐसे ही रख दिया है। ठीक है, और एच कट यानी h/2 पाई है, और एम ई जो है वो यूं कर है, ई स्क्वायर हमारे पास यूं कर है ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर इसकी जगह हमने g m p m e रखा है। ठीक है, और एच कट हमें मालूम है ये इसके बराबर है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हम जब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन वी विल गेट द बोर रेडियस फॉर द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन व्हेन these two forces are equal। ठीक है, so we will get the number which is 1.21 into 10 to power 29 मीटर। दिस इज द बोर रेडियस। ठीक है, ये बोर रेडियस हमें मिलता है किसके लिए? ये बोर रेडियस हमें मिलता है when the when we form and combine these two proton electron the atom हमने किसी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जब हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमने देखा अगर हम यूनिवर्स के एक कोने पर इलेक्ट्रॉन रख दें और दूसरे उसके कोने पर हम प्रोटॉन रख दें, फिर भी हम इस एटम को नहीं बना सकते इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के सामने, क्योंकि इट इज नोन दैट द यूनिवर्स इज 1.5 into 10 to power 27 मीटर वाइड। ठीक है, और जो बोहर रेडियस है वो हमारा 10 to power 29 है। ठीक है, यानी स्टिल वो 100 टाइम्स मोर देन द टोटल वेट ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, जो 156 बिलियन ईयर्स उसकी वो वाइड है, उससे भी ज्यादा हमारे पास बोहर रेडियस आ रहा है। सो वी कैन कंक्लूड दैट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज मच ग्रेटर देन द एस्टिमेट साइज ऑफ द होल यूनिवर्स। यानी पूरा यूनिवर्स भी अगर हम ले लें तब भी हम एक एटम फॉर्म नहीं कर सकते। एक उसका इलेक्ट्रॉन कहीं होगा तो उसका प्रोटॉन कहीं और होगा, तो दिस ये फोर्स कभी भी हमारे पास एटम फॉर्मेशन के लिए सुइटेबल नहीं है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कूलम अट्रैक्शन है, वो अ, हमारे पास इस तरह की इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान रहती है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमारे पास वीकर है, वीकर देन द कूलम अट्रैक्शन है बाय द फैक्टर ऑफ अबाउट 10⁻⁻⁻40। ठीक है, सो थैंक यू।